बड़े बुजुर्ग कह गए इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया और डूब के जाना है। अरे दुनिया किसी की नहीं परवाह करती। दुनिया में बहुत सिकंदर और बहुत राजा और सब चले गए, किसी दुनिया को नहीं फर्क पड़ता। एक चाइनीज कहावत है कि अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो 1 पैसे से रोटी खरीदो और 1 पैसे से फूल। वो मैंने 15 साल किया है शो। अरे बाप रे, 15 साल वो उसका तो सर वो मिलना चाहिए। हाँ, पेंशन मिलनी चाहिए, एक्चुअली मिलनी चाहिए। बट तो हम सब ना नैनीताल में थे, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, मुरादाबाद जाते ही हम तीनों भाई टॉपर हो गए अपने अपने क्लास। तो हमको समझ आया कि नैनीताल का एजुकेशन सिस्टम कितना सही है। मैं घूमने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कई फिल्में तो मैंने ऐसे की हैं कि 10 दिन लंदन में शूटिंग है, डन। क्या रोल, क्या पैसा, कुछ नहीं। ये रील्स तो पागल कर देगा आदमी को। ये रील्स कोई कैसे छोड़े। क्या कहानियां हैं सत्यजीत रे। वो जितने बड़े फिल्म मेकर थे उससे मतलब उतनी बड़े वो कहानीकार हैं। ऐसी कहानियां मैं कह रहा हूँ, आपने 10 लाइन पढ़ ली तो आप छोड़ नहीं पाओगे। जिस काम के पैसे मिल जाते वो मैं भूल जाता हूँ। वाह, इसलिए थिएटर के पूरे डायलॉग, पूरे प्लेज याद हैं क्योंकि पैसे मिले नहीं कभी। थिएटर एक तरह से लैब है एक्चुअली, जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद योर थॉट्स एंड आइडियाज। मुझे लगता है थिएटर तो स्कूल में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, ताकि हर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो कि कल को उसको किसी मौके पे माइक पकड़ा दिया जाए तो वो घबराए नहीं। नाटक क्या है कि एक्टर्स कुछ शब्द देते हैं, उन शब्दों से ऑडियंस चित्र बनाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं या तो वो ओजी होते हैं या ओजी बनने की राह पे होते हैं। बट आज हमारे साथ ओजी के ओजी हैं। हमारे साथ एक्टर, राइटर, पोएट, सिंगर, बट एक अच्छे इंसान है यार। मैं तो मतलब मेरी कॉन्वर्सेशन, इस पॉडकास्ट का मुद्दा ये था, मुझे आपके साथ 2 घंटे बात करने को मिलेगी। वाह, तो प्लीज हेल्प मी वेलकम गोपाल दत्त सर। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या बात है यार, बहुत ही मजेदार शो है और बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं आऊं इस पे। हाँ। तो मैंने सोचा दिल्ली जाते ही पहले काम ये करना है। हमारा आई थिंक मई में भी ये प्लान चल रहा था। मई में था या कब हाँ, था? आई थिंक मतलब जब लास्ट टाइम आप आए थे तब भी हाँ, ये प्लान था, है ना? तब भी ये प्लान था। 2-3 बार ऐसा हुआ हाँ, कि लेकिन फिर आज ही ये मौका मिला। बस और बस बस कैसे हो सर? मैं एकदम मस्त क्या चल रहा है अभी? कुछ तो चल रहा होगा। आप मैं देखा आप उत्तराखंड से आ रहे हो दिल्ली, हाँ, फिर शूट, दौड़ भाग है, मजेदार है। लेकिन मुझे लगता है यही बेस्ट पार्ट है हमारे जॉब का, क्या कि आपको घूमने को बहुत मिलता है ना? आ, क्योंकि और लोग आपको घुमा रहे होते हैं कि इधर आ जाओ, के पैसों पे। किसी और के पैसे पे आप इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ। अच्छी जगह है, अच्छे लोग, अच्छा काम। मुझे लगता है ये बेस्ट पार्ट है हमारे जॉब का कि आप अच्छी अच्छी जगह घूमते हो। क्या कहते हो आप? मैं तो बिल्कुल इसको एग्री करता हूँ। और मैं तो मतलब धीरे धीरे जैसे अब थोड़ा सा करियर में आगे बढ़े तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे आप जैसे लोग मिल गए यार हमें। मतलब वरना जीवन में कभी सोचा थोड़ी था कि अगर एक इंजीनियरिंग कर रहे होते हाँ, तो इतने विभिन्न प्रतिभा के लोग हाँ, क्यों कनेक्ट करेंगे क्यों करें यार? कोई खड़ूस मैनेजर ही मिलता जिसको आप रात में फोन रखने के बाद गाली देते कि हाँ सर, हाँ सर। अरे यार, ये बहुत ही इस टाइम कौन कॉल करता है यार? वही फ्राइडे को इस टाइम कौन कॉल करता है? मेरे भाई लोग हैं ना सब आईटी। मेरा भाई तो बोलता है हम लोग आईटी मजदूर है। हाँ, मैंने देखा है काफी लोग। तो वो जो है बोलता है कि यार क्या ही बताएं, मतलब क्या ही जीवन है। मगर मुझे लगता है कि अब थोड़ा ना ये ज्यादा, मतलब आई डोंट नो, जो लोग एक्चुअल भी इंजॉय कर रहे होते हैं ना वो बोल भी नहीं पाते अब कि वो इंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज इतना ज्यादा कॉर्पोरेट को गालियां पड़ चुकी है ना हाँ, कि अगर कोई एक बंदा अच्छे से अपना काम कर रहा है और ही इज एंजॉयिंग, हाँ, वो भी आसपास देख के कि अच्छा ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, हाँ यार मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ कि दुनिया बोलेगी। करेक्ट। मुझे लगता है वो भी इंजॉय करते ही होंगे कुछ लोग। नहीं कर ही रहे होंगे यार, कर ही ऐसा रहे तो हो नहीं होंगे। सकते। मतलब हमसे ज्यादा है तादाद में बहुत गाइस एंजॉय, हाँ प्लीज कीप एंजॉयिंग।
मुझे आपके वो टीवीएफ के स्केच याद आ जाते हैं, वो एआईबी का वो प्लेसमेंट, ऑनेस्ट प्लेसमेंट जो किलो के हिसाब से भरते हैं। अरे गीली नहीं है, पानी डालो इसमें। वो भी एक दौर था। हाँ। तो गोपाल सर, कहाँ से शुरू करूं? पता है मैं ना आपके पॉडकास्ट भी देख चुका, वैसे तो आपने बहुत कम ही दिए हैं, और मुझे आप बोल भी रहे थे पॉडकास्ट के बारे में कि इतने पॉडकास्ट हो गए हैं यार। हाँ यार, हर मतलब महीने में 1-2 इनवाइट आ जाते हैं, और मेरा ये है कि अब जिसको मैं जानता नहीं मैं उससे क्या बातें करूं, और मैं बातें खत्म कर चुका हूं अपनी, मेरे पास इतना ही था कहने को। अब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर सकता हूं जो मेरे दोस्त हैं, सही बात है। जिनके साथ एक कॉमन कनेक्शन है, आपने पहले भी जिनके साथ टाइम बिताया है या कुछ खेला है, जैसे हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेले हैं हम तो, अगर कोई कॉमन कनेक्ट है तो बात करें, वरना मैं कितनी बार बताऊंगा सेम, मेरी बातें खत्म हो चुकी है। इसमें मुद्दा ये भी है ना कि और नहीं मैं कह रहा हूँ इसी बहाने मैं और पॉडकास्टर्स को भी कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को माफ करें। ये अब गोपाल जी का अगले कुछ सालों के लिए नहीं, मैं सिर्फ दोस्तों के साथ, या तो मेरे से दोस्ती कर लो पहले, सीधी बात। तो दोस्तों ये 5-6 साल हो गया मैं गोपाल जी को जानता हूँ, अब जाके मैंने इनकैश की है ये दोस्ती, उससे पहले मैंने कोई फेवर नहीं लिया गोपाल जी से। 6 साल लगा सकते हो तभी आना है यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। बढ़िया 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 गोपाल जी। हाँ। मैं ना अभी आप जैसे, मैं भी अभी जब हम आए तो मैं ना ऐसे टिश्यू पेपर से अपने आप का मुंह पूछ रहा था, है ना। हाँ। आप भी कर रहे थे। और फिर मैं ना एक जैसे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे करके एक पेज है, ठीक है, उसमें एक करिश्मा करके एक है, तो उनका मैं देखता हूँ पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट से पहले ना मेकअप वेकअप चल रहा होता है। हाँ। बड़ा मतलब कि पॉडकास्ट होने वाला है। फिर मैंने हमारा पॉडकास्ट देखा, मैंने कहा ऐसे आए, टिश्यू पेपर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा ना थिएटर में एक कोट है जो मैं ऐसे यंग एक्टर्स को हड़काने के लिए या थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए बोलता हूँ। मेरा कोट है कि इफ यू मेक अप योर माइंड देन यू डोंट हैव टू मेक अप योर फेस। तो अब हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, तो it's वाह। okay। तो मैं गोपाल जी, मैंने ये सोचा था कि मतलब मैंने आपके पॉडकास्ट भी देखे और मैं सोचा था कहाँ से शुरू करूं यार। मतलब एक तो इतनी सारी बातें आप कर चुके हो ना, तो मैं भी वो कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कहाँ से लेके जाऊं। हाँ। आप बताओ कहाँ से शुरू करूं मैं। अगर आप कह रहा हूँ हम ये जो कर रहे हैं यही podcast है, और कर क्या? लेते हैं। और क्या। आपकी ना, मैंने चलो वहां से शुरू करते हैं। तो एक ना शायद इस बारे में हमारा डिस्कशन भी हुआ था। हाँ। जाकिर का एक वो आया था ऑनलाइन ना, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, उम्मीद। हाँ, उम्मीद है ना, जिसमें आई थिंक एक एपिसोड में, या आप आए थे 2-3, मैं 2 एपिसोड में था। हाँ। लेकिन एक एपिसोड में कुछ रिलेशनशिप पे बातें हो रही थी। हाँ। और आपने एक लाइन बोली थी, आपको याद है कि दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया वाकई। बहुत बड़ी है। हाँ। पहले तो रिलेशनशिप पे आपका क्या टेक है? चलो अब थोड़ा हाँ। डायरेक्ट ही आप भूमिका बाद में बांधूंगा, भूमिका आधे एपिसोड के मैं बाद बांधता हूँ, अभी आप बताओ। हाँ। रिलेशनशिप पे आपका क्या टेक यार है? रिलेशनशिप मुझे लगता है कि एक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ओके। लेकिन मेरे को लगता है कि रिलेशनशिप ना वो दोस्ती पे बेस्ड होना चाहिए। अगर आप किसी बंदे या बंदी के साथ घंटों बिना किसी बातचीत के, बिना किसी मुद्दे के नहीं बिता सकते, तो फिर आप उसके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ। वो मुझे लगता है वो इतना गहरी दोस्ती, इतना कंफर्ट जोन होना चाहिए ना कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई बात नहीं है, फिर भी आप साथ में हैं और खुश हैं, तभी उसमें जाना चाहिए। खुश इज द की। खुश इज द की। और खुश आपको अपने आप से ही होना पड़ेगा। आप दूसरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये मुझे खुश कर देगा या मैं इसको खुश कर दूंगा। आप अगर खुद खुश रह सकते हैं और दोनों ही, तभी आप एक रिलेशनशिप में आइए। नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह का समय है, जिस तरह का टाइम है हमारा, और जैसा हमारा काम है, मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दो लोगों का साथ में रहना, है ना। तो बहुत ही गहरी दोस्ती चाहिए पहले। ओके। जितनी गहरी दोस्ती आपने बोली है उतनी तो मैं सोचो मेरी अपने दोस्तों के साथ नहीं है। जितना आपने उसमें प्रेशर डाल दिया, मैं सोचो उतने तो मेरा 4 साल से दोस्त है वो गहरा नहीं है साला। इसीलिए तो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है।
अगर होता तो उसके साथ रिलेशनशिप हो जाता। बट ये तो टफ है यार, बहुत टफ है। मतलब ये जितना आपने इजीली इसको बोल दिया, इतना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो भैया बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया और डूब के जाना है। अरे 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 अरे। तो आई थिंक उस एपिसोड में मुझे जहां तक याद है, जाकिर ने कुछ ये वाली बात की थी कि अगर आपको कोई आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बोला था कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जा रही है तो आप उससे निकल जाइए और फोमो में मत रहिए कि यहीं रहना है और आगे कुछ नहीं होगा। करेक्ट है ना? करेक्ट। और फिर मैंने कहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है। सर ने तो जाकिर ने ना उस एपिसोड में बहुत बार सर से पूछा कि आपका क्या टेक है, तो इन्होंने बोला देखो मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, बट मैं एक लाइन में इसको खत्म करना चाहूंगा। क्या मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी एक बंदे पे, एक पर्सन पे दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उस वक्त आपको जरूर लगता है जिस वक्त आप एक उसके अंत से गुजर रहे होते हैं, एक रिलेशनशिप के एंड पे होते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि अरे यार सब खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। बट ऐसा है नहीं, दुनिया किसी की नहीं परवाह करती। दुनिया में बहुत सिकंदर और बहुत चले जाते, बादशाह और राजा और सब चले गए, किसी दुनिया को नहीं फर्क पड़ता। ये तो है यार। वो किसी ने डाला था ना, इंस्टाग्राम पे चलता रहता है कि जब आप मरते हो तो 3-4 दिन तक आपके घर, 13 दिन तक आपके घर वाले शोक मनाते हैं, है ना? और ऑफिस वाले तो अगले दिन से भाई रिप्लेसमेंट ढूंढो, ये चले गया इसको। तो कह रहा है जो जॉब आपकी 24 घंटे में रिप्लेस हो रही है तुम उसके लिए जान दे रहे थे, मतलब करेक्ट है ना? हाँ वाह, उतना ही है। और एक और ऐसा, मतलब ये कितना, जो इसको दूसरे उसमें मैं बताऊं तो एक कहानी है बड़ी अच्छी, मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब सिकंदर मरा था तो वो ऊपर गया स्वर्ग में और उसने कहा यार मैं तो बहुत बड़ा राजा था, मेरा नाम तो मतलब मेरा नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, तो मेरा नाम तो अमर होना चाहिए। तो उसने देखा एक पहाड़ है वहाँ जिसमें बहुत सारे फेमस लोगों का नाम लिखा हुआ है, तो उसने बोला मेरा नाम भी होना चाहिए इस पहाड़ पे। तो जो ईश्वर का जो कर्मचारी था उसने बोला ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लो अपना नाम उस पहाड़ पे। तो गया उस पे, पहाड़ पे चढ़ा तो उसने देखा एक मतलब पॉइंट रखने की भी जगह नहीं है, कुछ खाली है ही नहीं। तो वो आया अलेक्जेंडर नीचे और बोला कि कहाँ लिखूँ, उसमें तो जगह ही नहीं है, कैसे लिखूँ? तो बोले किसी का नाम मिटा के लिख दे। तो बोला अरे तो ऐसे तो कल को कोई मेरा नाम भी मिटा के लिख देगा। बोला हाँ फिर वो तो है ही, यही चलता है, यही दुनिया की रीत है। वाह वाह। देखो सर, ये होता है एक अनुभवी व्यक्ति में जो उन्होंने कहानी के थ्रू सारांश समझा दिया कि देखो दुनिया किसी की सगी नहीं है, सब रिप्लेसेबल है, सब। फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे काम करूँ जहाँ मज़े आए। देखो अगेन एक चाइनीज़ कहावत है कि अगर आपके पास 1-2 पैसे हैं तो 1 पैसे से रोटी खरीदो और 1 पैसे से फूल। ये ज़ेन स्टोरीज में बहुत पढ़ रहे हो ना? मैं बहुत बड़ा ज़ेन फैन हूँ। छोटी कहानियाँ मुझे उससे बढ़िया कहानियाँ कुछ लगती नहीं है। मतलब इतनी सुंदर कहानियाँ होती हैं और इतनी डीप, मतलब वो अलग उसमें है कि असली सार जीवन का कैसे 2 लाइन में आप कह सकते हो, वो ज़ेन बताता है आपको। उसमें मजेदार बात ये भी है ना, क्योंकि लाइन 2 है तो इंटरप्रिटेशन 1000 है, 1000 हैं आपके हिसाब से। मतलब मैं आज रो रहा हूँ तो ये वाला है, आप खुश हो तो ये वाला है। करेक्ट। कोई आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है? अरे मेरी बड़ी सारी फेवरेट कहानियाँ, जैसे उसमें एक कहानी है कि वो सबको पता है एक्चुअली, इट शैल पास वाली, दिस टू शैल पास। हाँ, दिस टू शैल पास। हाँ, तो वो वही कहानी है ना कि एक स्टूडेंट था जो एक मॉनेस्ट्री में मेडिटेशन के लिए गया था। ठीक है। तो उसमें नियम ये था कि जो गुरु है वो हफ्ते में 1 दिन बात करता था, बाकी दिन वो आप बात नहीं कर सकते थे। 1 दिन हफ्ते में आप गुरु से बात कर सकते थे।
तो जब वो हफ्ता आया तो एक स्टूडेंट ने बोला कि गुरुजी बहुत मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, बहुत ध्यान भटकता है, खुजली होने लगती है, पीठ में दर्द हो जाता है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, आप बताइए। तो गुरुजी ने बोला दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। तो फिर एक हफ्ते फिर उसने मेडिटेशन किया हो, तो उसने अगले हफ्ते जब बारी आई उसने बोला कि गुरुजी जब से आपने वो बोला है तब से क्या मेडिटेशन हो रहा है, ऐसा ध्यान लग रहा है, खुजली नहीं हो रही, पीठ में कोई दर्द नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने बोला दिस टू शैल पास। तो ऐसी, अब ये बहुत गंभीर कहानी है, बहुत गहरी कहानी है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो बुद्धिज्म का जो सबका बेसिक रूल है ना कि इम्परमानेंस, कुछ भी वो नहीं है। अगर आप बहुत खुश हो तो ये भी परमानेंट नहीं है, अगर आप बहुत दुखी हो ये भी परमानेंट नहीं है। जीवन किसी का सगा नहीं है। हाँ भाइयों, वाह 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 वाह। बहुत गंभीर चले गए क्या हम? नहीं सर, यही चलने दो। अब ज्यादा पता है सुपरफिशियल बातें करें तो लोगों को लगता है ज्ञान से बता ही रहा था, है नहीं है। दे देते हैं, इसमें क्या है। आपको आई थिंक 20-22 साल हो गए होंगे थिएटर इंडस्ट्री में और फिर मतलब क्रिएटिव फील्ड में। तो जो 22-23 साल या 20 साल का बच्चा है जो थिएटर में घुस रहा है, एक तो एक्टिंग उसको डेफिनेटली सीखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे एक होता है आर्ट, एक होता है आपका नेटवर्क, है ना। आर्ट तो आप ही सीखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 20-22 साल का बच्चा है उसको क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए अपने बुलेट में कि ये चीजें करो तो मेरी ओवरऑल ग्रोथ होगी? लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि क्या है, जब हम आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हैं ना, हम ये जो अपना जो मार्केटिंग का हो या जो भी ये वाला पार्ट भूल ही जाते हैं। मुझे लगता है उसका बैलेंस चाहिए कि आप अपना जो क्रिएटिव काम है वो तो कर ही रहे हो, बट साथ साथ आप कैसे अपने को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको मार्केट में सेल करना है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई सारे जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनको नहीं आता हाउ टू सेल योरसेल्फ, तो वो मेरे ख्याल से वो सीखना, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो आजकल के जो यंग लोग हैं वो तो मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये सब। लेकिन हाँ, जैसे हम जब ड्रामा स्कूल में थे हम अक्सर ये बात करते थे कि यार इसके अलावा भी तो ये भी तो आना चाहिए ना कि हाउ टू अप्रोच, कि कैसे, हाउ टू लुक फॉर द वर्क, वो नहीं आता। हाउ टू सेल योर टैलेंट। हाँ, हाउ टू सेल योर टैलेंट। आपको अपना काम तो आता है, बट ये कैसे पता चलेगा लोगों तक कैसे पहुँचेंगे आप, ये नहीं आता। वो ज़रूरी है आई थिंक। वो मैं जब 2012 में स्टैंड अप शो किया था ना, हाँ, तो बहुत ही, तब तो आपको बताइए इंडस्ट्री थी ही क्या, कुछ भी नहीं थी। तो मैंने कहा यार सबसे पहले ना वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाई, फिर कुछ शोज इधर उधर किए, हल्का अगर कहीं पे मैं 2 मिनट भी परफॉर्म करके आऊँ ना, मैंने अपनी वो लोगो डाल दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पे शो किया है। जहाँ पे 1 मिनट भी क्या, मैंने कहा लोगो डालो। लोगो इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। 1 साल में मैंने 30-40 लोगो ऐड कर दिए अपनी पीपीटी में। हाँ, और 2-4 फोटो तो थी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ जाता था फोटो इज द की, पैसा इज नॉट द की। पहले साल में फोटो इज द की, लोगो इज द की। 1 साल में मेरे पास आ गए ठीक ठाक, मतलब 3 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया मैंने। ओके। अब जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको क्या पता 1 मिनट की परफॉर्मेंस थी यार। उसको लग रहा है भाई लड़का टैलेंटेड, और टैलेंट तो था लेकिन बेचो कैसे। फिर मैंने, और जो कि सच भी है कि इतनी जगह परफॉर्म तो किया ही है ना। 1 मिनट किया, 2 मिनट किया। और फिर क्या बोलते हैं, दूसरा उस टाइम पे मैंने किया था, फेसबुक काफी पॉपुलर हो रहा था, और तो मैंने कहीं से तो ढूंढा किसी को, मैंने कहा भाई वेरीफाई करवा दे यार, बस तू ये वेरीफाई करवा दे, जो तुझे जो करना करे वेरीफाई करवा दे, नीला टीका। हाँ, वो उस टाइम पे ये सब नहीं था ना, पेड वाला। हाँ, तो उसने कैसे ना कैसे वेरीफाई करवा दिया। मैं कहा भाई ये डेडली कॉम्बिनेशन, पीपीटी प्लस वेरीफाइड। लड़का ये सब सीखना बहुत जरूरी है यार आज की डेट में। जैसे मैं तो अभी तक वो इंस्टा क्रैक नहीं कर पाया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कैसे इंस्टा में, जैसे मैं सबको जानता हूँ जो इंस्टा के किंग्स हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा इसको कैसे क्रैक करना है। मुझे लगता है यार ये तो नौकरी है, ये इंस्टा
मैं इंस्टाग्राम की बिना पे किए ये मुझे पे भी नहीं कर रहा, मैं नौकरी कर रहा हूँ, रोज कुछ लिख रहा हूँ, कुछ डाल रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा ये। जो मुझे पैसे दे रहा है इतनी नौकरी तो मैं उसकी नहीं हाँ, करता। इसकी उसकी ना करूं, इतना ही लिखना पड़ता तो मैं इतना फोटो ढूंढो और ये करो, ये नहीं हो पा रहा यार। यही तो सर गेम है। जिसने क्रैक किया है वो मुझे बताओ भाइयों, कैसे क्रैक करना है। क्लाइंट इज हियर गाइस, हाँ, क्लाइंट इज हियर। हाँ, बनाओ हाँ, आप मैं जीडी आप सर का। लोगों, हाँ, सक्सेस स्टोरी फिर मैं शेयर करूंगा। अपनी बायोग्राफी में आपका नाम आएगा दोस्तों। हाँ, मेल फ्रेंडशिप सर, क्योंकि आप तो, क्योंकि मैं जब भी इस सर्कल में जाता हूँ, आपके जाकिर, केवी और बाकी लोग जब होते हैं, तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा ना, वो ऐसा एक ग्रुप बना हुआ है हमारा जिसमें ना बहुत लेट नाइट बातें होती रहती हैं, और कुछ टॉपिक हो ना हो, अपने आप एक अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन निकल जाता है ना? निकल जाता है। बस बैठे हुए, बैठकी है वो, हाँ, है ना? बंगाली में उसको बोलते हैं अड्डा। अड्डा, है ना? अड्डा मारना। अड्डा मारे, बस बैठ गया, कुछ निकलेगा। हाँ। तो आपके मेजरली मेल दोस्त हैं, फीमेल दोस्त हैं ज्यादा? यार हम अब उस तरह से तो मेल ही हैं, मेल दोस्त ज़्यादा ही हैं ऑब्वियसली। और मुझे लगता है वो, क्योंकि हम लोगों का वो जो क्रिकेट का ग्रुप है ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा है। वो गेम आपको ऐसा जोड़ता है ना कि मज़ा आ जाता है कि आप सब काम काज। मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था विश्वास से कि, और जाकिर से भी, कि यही वो 2-3 घंटे होते हैं जिसमें हम सब अपना फोन कहीं रख के भूल जाते हैं। जितनी देर हम क्रिकेट खेल रहे हैं उतनी देर हमको ध्यान ही नहीं है कि फोन कहाँ रखा है, किसका आ रहा है। जब ब्रेक होता है तभी हम जाके देखते हैं। तो वो मुझे लगता है खेल का ये तो है कि खेल आपको भुला देता है सब। एक तो आपको वो बचपन में ले जाता है ना, आप फिर से वही बचपन वाले वो हो जाते हो कि अरे, और वही पैशन। तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा हाथ है गेम का, जिसकी वजह से मेल बॉन्डिंग बन गई है। सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो। आई थिंक मेडिटेशन से ऊपर है यार। मेडिटेशन से ऊपर है, मतलब 1000 गुना ऊपर है। कि आप कभी कभी, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको फोन आ रहा है, आप फोन काट के बॉल करानी है, हाँ, मेरे को बैटिंग करनी है। नहीं, आप फोन रखते कहाँ हो बॉलिंग करते हो? आप कहीं कोने में रखते हो फोन, आ भी रहते, बोलते अरे रहने दे। सही बात बोली है यार, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब। हाँ, मुझे लगता है यही है कि अगर आप यंग जनरेशन से फोन छुड़वाना है तो उनको स्पोर्ट्स में डालो, क्रिकेट खिलवाओ। और क्रिकेट में यार, मतलब अब हम लोग भी जब अभी टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, मतलब। हाँ, ये कमेडियन से स्टेज तक रहते हैं, जैसे ही इनको मैच मिलता है, बैट बॉल मिलती है, खून खराबे पे आ जाते हैं लोग। करेक्ट, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा सीरियस है। हम नाम नहीं लेते गाइस। हाँ, हर टीम में है, हम बिल्कुल नाम नहीं लेते, जैसे शिवांकित है। शिवांकित गुस्से में पागल हो जाता है। अगर शिवांकित को जो छक्के पड़ गए, फिर देखो आप उसका। अपने आप को कोड़े मारेगा। फिर वो पीयूष मिश्रा हो जाता था, अपने को कोड़े ओड़े मार के। आपने सर पूरा, आपने जब भी मुंबई आप आए हैं ना, उसके बाद आपने मूवीज करना स्टार्ट किया था, पहले थिएटर करते थे? मैं कर तो थिएटर ही रहा था, फिर रास्ते में मूवीज आ गई और 1-2 ही की, फिर मैंने ज़्यादा की नहीं। हाँ। उसके बाद मैं वो कर रहा था यार, वो बहुत मतलब वो मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ हुई जो वो शो मुझे मिल गया, साइरस ब्रोचा और कुणाल विजयकर वाला, द वीक दैट वाज़न्ट। उसने बहुत, मतलब उसकी वजह से मैं बहुत साल थिएटर करता रहा मुंबई में, क्योंकि बेसिक एक खर्चा उससे आता था। और बाकी मैं नाटक करता था शाम को, पृथ्वी थिएटर हमारा अड्डा होता था, रोज शाम को हम सब लोग। सर लेकिन मेरे को सीरियसली एक चीज बहुत ही लगती है कि जो आर्टिस्ट आदमी होता है, जो स्पेशली थिएटर करते हैं यार, एक टाइम पे तो मतलब सर्वाइवल टफ हो जाता है, मतलब ना, जैसे अल्टीमेटली जब आपने एनएसजी से पास आउट किया होगा, आपका मन तो होगा कि यार मतलब इस लेवल की एक्टिंग करनी है, मूवीज जैसे नसीर साहब और वो सब टाइप का एम तो वही रहता है ना, क्योंकि टीचर वही रहते हैं। फिर और टफ है मार्केट, मतलब ऐसा है नहीं कि जितना दिख रहा है। 1000 लोग कर रहे हैं, आपसे टैलेंटेड भी हैं, हल्के भी हैं, और बहुत सा इफेक्ट है। तो कभी कभी वो भी तो होता होगा ना कि यार सही भी हूँ मैं, मतलब
यहाँ पे हूँ एक सेल्फ डाउट, सेल्फ बिलीफ का लैक होना हाँ तो मतलब 50 बार आता होगा। बहुत, हर रोज, मतलब ये तो बट ये मुझे लगता है हर आर्टिस्ट की कहानी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो थिएटर कर रहे हैं, या मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को ये सेल्फ डाउट और ये हमारा यही जिंदगी है। जो पीक पे बैठा उसे भी सबको होता है। या आप बात करके देखो उनको, आपको लगेगा कि अरे अब जो जिनको आप देख रहे हो कि इसका तो सब सॉर्टेड है, इसका आप थोड़ी देर बात करके देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे वो लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी और वो सेम ही है। मतलब वो उसमें प्रोजेक्ट पैसे का डिफरेंस होगा, बट जो बेसिक ह्यूमन इमोशन है वो सेम ही है। वो इनसिक्योरिटी, वो डर, वो सब सेम ही होता है। वो ऐसा कि यार वो, मैं तो जितनों से मिलता हूँ सबका यही कि यार मन का काम करना है। चाहे जिनको आप देख रहे हो उनको आपको लग रहा है ये कर रहा है यार काम तो मन का, लेकिन फिर वो आप बात करो तो वही है, सेम ही होता है। और ये हर आर्टिस्ट की कहानी है। बहुत होता है ऐसा, बहुत होता था। बट यही है कि थिएटर में क्योंकि पैसा नहीं है, लेकिन थिएटर आपको सेन रखता है, वो ना लिटरेचर से जोड़ के रखता है ना। और आप बिजी हो, अब आप एक कहानी कहने में, उसको डिज़ाइन करने में, उसको परफॉर्म करने में इतने बिजी हो कि आपको और दूसरे थॉट नहीं आते, कम आते, है ना। फिर जब आप प्ले करते हो, चाहे 200 लोग ही देख रहे हैं, लेकिन उसका जो एप्रिसिएशन है और जो लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो सामने से ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिलता है, उसका नशा अलग है। वो तो नशा अनबीटेबल है। और फिर आपको वो तो उल्टा एरोगेंस देता है कि यार हम बहुत सही काम कर रहे हैं भाई, इनको पता नहीं है। इनको पता नहीं हम क्या चीज है। अपने ही बबल में। हाँ, अपने बबल में। तो कई बार उसका नुकसान भी होता है, लेकिन मोस्टली उसका फायदा होता है। राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं। उसका हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन आपके थे पैसे के, फेम के, वो ना हो, लेकिन काम तो आप गहरा कर रहे हैं थिएटर में। आई थिंक जो आपने इम्पोर्टेंट बात बोली, पहला वर्ड था सेन बना के रखता है। मेन प्रॉब्लम जब भी आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो वो होता है कि बंदा पागल होने के कगार पे आ सकता है एनी टाइम, क्योंकि वो काम के कारण नहीं, वो खाली बैठा है, वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। करेक्ट। और लिटरेचर से दूर है। हाँ, दोनों चीजें। तो वही है कि आपको, अगर आप अच्छी चीजें पढ़ोगे और अगर करने की कोशिश करोगे तो आप बिजी तो हो, दिमाग से तो आप बिजी हो। तो एक बार भी कभी आपका हुआ था मुंबई में ऐसा फेस कि भाई लग रहा है अब तो? नहीं, ऐसा मतलब छोटे छोटे तो आते ही रहते हैं, लेकिन वो कभी लंबा नहीं खींचा ऐसा। अच्छा, कुछ ना कुछ आ गया। हाँ, क्योंकि मैं लगातार बिजी था किसी ना किसी प्ले में, किसी ना किसी, और लकीली मैं वो कर ही रहा था वीक दैट वाज़न्ट। तो वो अच्छा आपकी एफडी थी? हाँ, वो मेरी एफडी थी। वो मैंने 15 साल किया है शो। अरे बाप रे, 15 साल वो उसका शो तो के। सर वो मिलना चाहिए। हाँ, पेंशन मिलनी चाहिए, एक्चुअली मिलनी चाहिए। बट 15 साल तो मैं साइरस एक बार बात भी कर रहे थे कि अगर यही शो हमने कहीं और किसी दूसरे देश में किया होता तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। इसके तो राइट बिक रहे होते। हाँ, रॉयल्टीज और ये सब हो रहा होता। नेटफ्लिक्स खरीद रहा होता इसको सीधा। नहीं, मतलब ना भी खरीदा अगर उसका जो सही बात है, और वो है रिकरिंग मनी जो होती है, हर साल आती रहती है। वही। बट अब जैसे आपने देखा होगा आजकल, मैं जब आशीष सर आए थे उनसे भी, आशीष विद्यार्थी सर आए थे, तो मैं उनसे भी पूछा था कि यार अब ना वो एक पेपराजी कल्चर आ गया है ना। आपके तो दूर, हमारे तो दूर दूर तक नहीं है। मैं तो 1-2 बार एयरपोर्ट पे ढूंढ भी रहा होता हूँ मुंबई के। मैं कहा विरल भियानी कहाँ है भाई, तू मिल तो जा, कभी तो दिख, तू हमेशा सबको दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। हमें आज तक नहीं दिखा यार, मुझे आज तक नहीं दिखा वो। तो मेरा क्या इससे कुछ फायदा होता है? मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं दिखा वो। मुझे लगता है वो AI जनरेटेड है। कैमरे में दिखता है, आप कैमरे में देखो। हाँ, बस आंखों से नहीं दिखेगा। तो मुझे पता नहीं, मेरा जब होगा तो मैं बताऊंगा इससे फायदा होता है नुकसान। बट आपको मतलब ये भी अगेन वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये सब गेम है। और कुछ लोग इसमें बहुत तेज होते हैं,
उसको इससे फायदा भी होता है। अब जिसको, हमको तो ये गेम आता नहीं है, तो जिसको आता ही नहीं उसका क्या, जिसको आता है उसको ज़रूर। लेकिन ये है कि मार्केटिंग में आप बेच तो कुछ भी सकते हो, मार्केटिंग का तो जादू है। अगर आप पढ़ने जाओ तो मार्केटिंग से इंसान ने क्या क्या बेचा है जो रियल में कुछ है भी नहीं, तो वैसा सब है। अच्छा आप बताओ, आपको अगले 50 साल का क्या आपका कोई वो है विजन, क्या करना है आपको? मार्केटिंग को लेके? नहीं अपनी जीवन को लेके, मार्केटिंग को लेके। अगले 50 साल का ये कि मेरा होने वाला है नहीं जब अगले 50 साल जीवन, इतना लंबा नहीं सोचा मैंने। अच्छा कितने साल का आप सोचते चलते हो? 2-3 साल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वही, मैं ज़ैन आदमी हूँ भाई। अरे इसी वक्त इसी समय यहीं बस। अरे ऐसे अभी थोड़ी, ये तो अब आया होगा ना। हाँ, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा यार बहुत लंबा, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो वो होता तो है नहीं कभी। ये मेरा गेम भी है, आप भी करके देखो इसको जी। कि जैसे मेरे साथ तो होता है, मुझे पता नहीं दुनिया का, लेकिन जैसे ये मैं अपने साथ गेम खेलता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि आज मुझे अपूर्व से मिलना है, तो मैं अगर उसकी सारी पॉसिबिलिटी सोच लूँ कि ठीक है मैं अपूर्व को एयरपोर्ट पे मिलूँगा और ये होगा और ऐसे होगा, तो जो मैंने सोचा है ना वो कहीं नहीं होगा, उसके कुछ अलग ही होगा हर बार। चाहे मैं जितनी पॉसिबिलिटी सोच लूँ कि मैं सोचूं कि अपूर्व आएगा ही नहीं एयरपोर्ट, या वो आएगा और टर्मिनल 2 पे चला जाएगा, या फिर वो बोलेगा यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस गया। मैं जो भी ऑप्शन सोचूंगा उसके अलावा ही कुछ और होगा। ये गेम मैं खेलता हूँ अपने साथ। अच्छा हाँ, तो मैंने बहुत बार खेला है, ये आप भी खेल के देखो। तो मेरा कहना है कि मैं ना ये भी करता हूँ कि मैं सुबह नहा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अभी मैं क्या पहन के जाऊँगा बाहर। ठीक है। और जब मैं पूरा प्लान करता हूँ और फिर मैं जब बाहर निकल जाऊँ तो मुझे लगता है अरे मैंने तो वो प्लान किया था, ये मैंने क्या पहन लिया। तो मेरे को लगता है जब यही मेरे हाथ में नहीं है जो इजी था, हाँ, जो सबसे इजी है, जो मेरी अलमारी में ही रखा है, यही मेरे हाथ में नहीं है, तो बाकी मैं क्या प्लान करूं। तो ये है कहानी। अरे भैया वो ओके चलो थोड़ा शुरू से शुरू करने की सोचा था मैं, तो अचानक बीच में मैं वो स्टोरी शुरू कर दी। बट सर बचपन के बारे में बताओ, आपने बचपन कहीं नहीं शेयर किया, आपने डायरेक्ट शेयर किया था कि आपने 12वीं की है, वो भी केमिस्ट्री में, बीएससी की है केमिस्ट्री में। हाँ, लेकिन बचपन स्कूलिंग कौन से स्कूल से किया? मैं पैदा हुआ नैनीताल में, और वहीं एक स्कूल था भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय। हाँ, तो वो हम एक आर्मी के रिटायर्ड वो थे, उनका स्कूल था। तो वहाँ ना पूरा आर्मी टाइप का ही कल्चर था कि आपको एकदम वही ग्रीन कलर की ड्रेस होती थी और पूरी वही टोपी और पूरा डिसिप्लिन की, जूते चमकते हुए होने चाहिए। तो वहाँ मैंने पढ़ा 7th तक। फिर मेरे फादर टेलीफोन एक्सचेंज में थे। अच्छा। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ मुरादाबाद में। ठीक है। 2 साल हम लोग मुरादाबाद रहे। ठीक है। और फिर वापस नैनीताल आ गए। सेम स्कूल नहीं, फिर मैं वो गवर्नमेंट स्कूल में गया। अच्छा। हाँ, 9, 10, 11, 4 साल। ओह नाइस। हाँ, और फिर नैनीताल कॉलेज, डीएसबी कॉलेज है नैनीताल। नहीं 9th का बताओ ना, आपका जब जैसे सरकारी स्कूल में आए होंगे, हाँ, तो डिफरेंस आया? ये तो थोड़ा प्राइवेट टाइप होगा, रिस्ट्रिक्शन होगी, डिसिप्लिन होगा। हाँ, नहीं बट नैनीताल में क्या है ना, नैनीताल है स्कूल्स के लिए फेमस। राइट। आपको पता है ना कि शेउड है वहाँ। हाँ। बच्चन साहब वहीं से पढ़े हैं। हाँ। फिर सेंट जोसेफ से, जहाँ से नसीर सर पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, तो नैनीताल स्कूल्स के लिए बहुत फेमस है। ओके। तो वहाँ के जो नॉर्मल स्कूल्स हैं ना, हाँ। वहाँ भी पढ़ाई बहुत अच्छी है। ओह। तो गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी हो रहा है। हाँ। मतलब मुरादाबाद की स्कूल बहुत ही, जैसे जब 7th में मैं था और मेरा भाई 9th में था, बड़ा भाई, और मेरे से छोटा भाई जो भी 2 साल छोटा था। हाँ। तो हम सब ना नैनीताल में थे, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट। ठीक है। बहुत एवरेज, मतलब अगर क्लास में 70 बच्चे हैं तो 35वां 40वां नंबर आ रहा है हमारा, सभी भाइयों का, सभी इक्वली एवरेज। कि उनकी तीनों की एवरेज भी निकालो तो भी एवरेज है।
लेकिन मुरादाबाद जाते ही हम तीनों भाई टॉपर हो गए अपनी अपनी क्लास। तो हमको समझ आया कि नैनीताल का एजुकेशन सिस्टम कितना सही है कि वहाँ का एवरेज बच्चा बाकी जगह टॉपर है भाई साहब, टॉपर है। तो फिर हम वापस आए तो एक्चुअली वो भी उतना बुरा नहीं था वो गवर्नमेंट। हाँ, वहाँ नैनीताल में पढ़ाई का बहुत है कल्चर। अच्छा, हाँ, अभी भी वहाँ बच्चे पढ़ने में बहुत फोकस। सबकॉन्शियसली प्लांट किया गया उनको। हाँ, तो पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं बच्चे। और फैमिली में आपके कैसा था, मतलब पिटाई विटाई होती थी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। मेरे फादर बहुत ही कूल आदमी थे। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्तों की कहानियां हैं कि उनको थिएटर नहीं करने दिया माँ बाप ने। हाँ। मेरे फादर का था कि तुमको जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है, तुमने भुगतना है। वो थे आप, थोड़ी आदमी तो वो है। वो ज़हन थे। हाँ, तो उनका था कि तुम देखो भाई, तुम्हारी लाइफ है। तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि उन्होंने थिएटर का ठीक है। उन्होंने बस इतना मुझसे कहा कि वो 12th के बाद उन्होंने बोला साइंस ले ले। मैं सोच रहा था कि अब मैं नाटक कर ही रहा हूँ, जब थिएटर मैंने शुरू कर दिया था 11th 12th क्लास से ही। तो मुझे लगा था कि मैं अब आर्ट्स लेता हूँ ये सब। तो उन्होंने बोला नहीं, साइंस लेना है। तो मैंने कहा चलो, इतना ही उन्होंने कहा। बाकी फिर क्या नेगोशिएशन हो रहा था। बाकी फिर उन्होंने बोला जो करना है करो। तो क्या हुआ, क्या होता था, नैनीताल बहुत छोटा सा शहर था तब तो, अब तो बहुत भीड़ हो गई, तब इतना वो नहीं थी। तो कभी कभी रात को 11 बजे, बहुत रात है नैनीताल के हिसाब से, 10:30 11 बजे एकदम दो, यहाँ के 2 बज रहे हैं मतलब। हाँ, उस तरह का। तो मेरे पिताजी एक क्लब में जाते थे। ओके। और मैं रिहर्सल में। तो हमारा घर थोड़ा एक चढ़ाई पे रास्ता था। कभी कभी रात 11 11:30 बजे रोड पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे पिताजी। आगे वो जा रहे हैं क्लब से निकल के, पीछे मैं जा रहा हूँ रिहर्सल से निकल के। क्लब कौन सा था ये? उधर है, वहाँ नैनीताल में सब शारदा संघ एक क्लब है, और भी वहाँ 2-3 क्लब हैं जहाँ लोग जाते हैं। और कैसी थी लाइफ बचपन की आपकी, मतलब घर पे कैसा था माहौल वॉल, बड़ा हैपनिंग कैसा था, या नॉर्मल मिडिल क्लास? नॉर्मल, मतलब हम लोग 4 भाई हैं। अच्छा। हाँ, तो काफी वही, जैसे 4, हाँ दूसरे नंबर पे 4, जैसे 4 लड़कों का घर होता है वैसे हुड़दंग वाला घर था। अरे भाई, हाँ, रायता फैला हुआ था। हाँ। अच्छा। और 4 लड़के जिस घर में हैं तो वही है सब। 5 लड़के पिताजी मिला के। बस खाना दे दो जब। हाँ, बस मेरी माँ बेचारी परेशान रहती थी कि हॉस्टल खोला हुआ है। हॉस्टल ही था वो। तो मस्त था, लेकिन नैनीताल में बहुत मस्त था जीवन बचपन में। काफी पीसफुल लाइफ होती है बहुत 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 पीसफुल कंपैरेटिवली। मुझे याद है, मैं अभी 5-6 साल पहले कसौली गया था, तो मैं शायद किस्सा सुनाया वैसी वाली पीसफुल नहीं। अरे वो वाली पीसफुल नहीं यार, आप पूरी बात तो सुनो यार, आप तो आगे चले गए। तो कसौली में मैं ड्राइवर को लेके खाना खिलाने ले गया 8 बजे, तो उसको मैंने कहा तू भी खा ले। तो हम गए, तो हमने एक मिठाई की दुकान थी, उस पर समोसे और वो मट्ठी वट्ठी टाइप की लेने लग गए। तो वो समोसे गर्म किए, उसने मट्ठी और समोसे दिए, और उसने हमें कहा कि आप निकल जाओ, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ। और हमने कहा खाना खा ले, कहता नहीं 8 बजे का टाइम है। उसने शटर डाल दिया और हम बाहर। मैंने कहा यार Correct. ये क्या गेम खेला इसने। मतलब नॉर्मली कहीं और जाओ, वो वेट करेगा कि कस्टमर आ रहा है, क्या तू निकल, मेरा 8 बज गए, बस करेक्ट, मेरा हो गया काम जितना करना था। तो वही है, वो अपना सुकून वाली जिंदगी है। वैसा ही था नैनीताल में। अब बहुत कमर्शलाइज हो गया, बहुत कमर्शलाइज हो गया। बट सर आपका तो मतलब यार, आप सिंगर हो, आप राइटर हो, आप पोएट हो, आप एक्टर हो। आपका एक्चुअल में मन क्या था जब शुरू में आपने शो एक्टर? यार ये सब चीज़ ना, ये अलग अलग बाद में होती है। जब आप नाटक कर रहे होते हैं ना, थिएटर, तो ये सब एक ही चीज़ है एक्चुअली। क्योंकि नाटकों में आपको गाना भी है खुद ही, ऑब्वियसली। नाटक मतलब, और मैं तो, मेरी तो शुरुआत ही म्यूजिकल नाटक से हुई है। हमारा एक थिएटर ग्रुप है नैनीताल में, युगमंच नाम का। तो मैंने जो पहला नाटक किया उसका नाम था नाटक जारी है। नाटक जारी है, हाँ। और वो एक म्यूजिकल नाटक था, जो कि भारतेंदु के 2 नाटकों से को मिला के बनाया था। तो उसमें वो म्यूजिकल नाटक था। और मैंने मतलब
समहाउ मैंने बहुत सारे म्यूजिकल नाटक किए, मैंने डायरेक्ट भी किए हैं, म्यूजिकल लिखे भी हैं। अच्छा, हाँ, तो मुझे वैसे भी थोड़ा म्यूजिक से लगाव है। सितार सीखा हुआ है आपने? मैंने सितार सीखा है, अब तो नहीं आता बजाना, लेकिन 2 साल 3 साल सीखा नैनीताल में सितार सीखा था। फिर मैं एनएसडी आ गया हाँ। और फिर मैं मेट्रो पोल्यूटेड हो गया। कमर्शियलाइज। ये मैंने 2-3 शब्द आह। खुद के बनाए हैं, मेट्रो पॉल्यूटेड, मेट्रो पोल्यूटेड। जीडी। अरे अरे अरे। तो फिर मैं भूल गया अब, लेकिन हाँ मैंने 2 साल 3 साल सीखा था। और तो नाटकों में आपको सब करना ही पड़ता है, राइट। आपको अब गाना लिखना भी पड़ता है। तो अब मैंने 2-3 प्लेज लिखे हैं जो म्यूजिकल है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसमें गाने लिखे भी हैं, जैसे विज़र्ड ऑफ ओज करके एक फेमस नाटक है, उसका आकर्ष खुराना AK वेरियस। AK वेरियस उन्होंने एक उसका हिंदी एडेप्टेशन किया था, अच्छा। प्रोड्यूस। तो उसके सारे गाने और उसका म्यूज़िक मैंने किया था। अच्छा। हाँ, बहुत मस्त गाने हैं उसमें। ओके। तो अगर आपको उसमें एक शेर है हाँ। जिसको आपको कहानी पता है ना, वो डॉर्थी है जिसको जो रास्ता भटक जाती है, फिर उसको एक शेर मिलता है अच्छा। हाँ। जो कि डरपोक है, जिसके पास करेज नहीं है। हाँ, हाँ। तो डरपोक शेर का एक गाना है। अच्छा। तो ऐसा गाना है वो कि मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर, कैसे कहूँ कहने में मुझको आती है शर्म, पर कहना ही पड़ेगा थोड़ा होके बेशरम, अंधेरे से रात से कभी कभी अपने आप से मुझको लगता है डर, मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर। ऐसा पूरा। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं उसमें। एक वाह। टिन मैन है उसका गाना है, एक शेर है उसका Nice, गाना है, nice. एक स्केयर क्रो है उसका गाना है। तो मैंने बहुत सारा म्यूजिकल काम किया है। तो थिएटर में अपने आप ही, तो अब आप गाने लिख भी रहे हो, म्यूजिक भी बना रहे हो, तो असल में तो आप नाटक कर रहे हो, लेकिन समझ गया वो, लोग हाँ। कहते हैं कि अरे आप पोएट समझ भी गया, हो, मुझे- आप म्यूजिक। नहीं भाई, मैं नाटक It's like कि- आई एम अ थिएटर हाँ, पर्सन। वो वही जैसे हम स्टैंड अप करते हैं तो सब कुछ हम ही करते हैं। करेक्ट। तो उसको एक्ट अलग कर दो, हाँ, डायलॉग अलग कर दो, हाँ, कि राइटिंग आप अलग। भी तो अपना खुद ही सब- लिख सब रहे हो ना, 360 तो आप डिग्री। राइटर भी हो, आप परफॉर्म भी कर रहे हो, तो आप और परफॉर्म बीच में अगर एक गाना भी डाल दो तो सिंगर भी और हो। आप उसमें कैरेक्टर भी करते हो अलग हाँ, निकल हाँ, के, हाँ, हाँ, तो आप एक्टर भी हो। हाँ। तो वो वैसा ही है ये। नाइस। तो फिर आपको ये पूरा थिएटर का वो कैसे लगा था? मतलब ये कुछ हुआ था क्या लाइफ में? यार नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि वो नैनीताल में क्या है, बड़ा कल्चर था कि सब लोग शाम को घूमने निकलते हैं। ठीक है। मॉल रोड पे पूरी जनता घूमने निकलती थी, इवनिंग वॉक टाइप। अच्छा। सब लोग घूमते थे। तो मेरा एक दोस्त था जो उसमें नहीं आता था। तो मैंने पूछा तू कहाँ जाता है? उसने बोला मैं रिहर्सल पे। हाँ, तो वो एक्चुअली मेरे भाई का दोस्त था, बड़े भाई का। ठीक है। तो उसने बोला रिहर्सल पे। तो फिर मैंने कहा ये क्या है? तो मेरा भाई भी जाता था, खैर। तो मेरे भाई ने कहा तू भी चल। अच्छा। हाँ, मेरा बड़ा भाई। हाँ, उसने कहा तू भी चल। तो हाँ। वो मुझे लेके गया एक दिन। हाँ, तो वहाँ मैंने देखा अरे तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। वो रीडिंग कर रहे थे उस दिन। अच्छा। तो उस दिन उनका कोई एक एक्टर आया नहीं था। हाँ, तो डायरेक्टर ने बोला कि आप पढ़ोगे ये रोल? तो मैंने कहा हाँ पढ़ लूँगा। हाँ, तो मैंने पढ़ा। वो बोलो अरे आप तो अच्छा पढ़ते हो, हाँ, आ जाओ कल से। तो मैं जाने लगा। हाँ, भाई मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा ये तो बहुत सही है यार। हाँ। फिर मुझे पता चला ये लोग शोज़ के लिए घूमते हैं इधर उधर। अच्छा। अभी आज नैनीताल में शो है, फिर पिथौरागढ़ में शो है। तो मुझे लगा अच्छा यही लोग ले जाएंगे फ्री में? अपने खर्चे अपने में। खर्चे, और आना जाना रहना खाना सब। हाँ, तो मैंने कहा ये तो मस्त काम है यार। तो वहाँ से फिर मुझे घूमने का बड़ा चस्का है। मैं घूमने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कई फिल्में तो मैंने ऐसे की हैं कि जैसे कि 10 दिन लंदन में शूटिंग है, डन। क्या रोल क्या पैसा कुछ नहीं। तो लंदन नहीं गया था हाँ, मैं, लंदन घूमा हूँ। हाँ, तो मैंने ऐसे कई काम किए घूमने के लिए। अच्छा। हाँ कहाँ का घूमे आप? मतलब 3 टॉप की आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? यार मैं तो काफ़ी जगह घूमा हूँ एक्चुअली। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया कहाँ लगता है? मुझे सबसे बढ़िया लगा था प्राग। अरे प्राग इतना सुंदर है,
अच्छा। अरे रे वो पूरा पूरा जो सिटी है ना वो म्यूजियम है, वो म्यूजियम जैसा है और वैसा ही उन्होंने रखा भी है, मतलब कई 100 साल से पूरी सिटी को वैसे ही रखा हुआ है। Wallpaper। इतना सुंदर है, हाँ, हर चीज आपको लगेगा कि जैसे उनकी वो सड़कें भी पत्थर वाली हैं अभी भी। अच्छा। हाँ बहुत सुंदर है, मतलब वहाँ जाना चाहिए। कितनी बार आप एक बार गए कि कितनी मूवीज मिली हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट? नहीं नहीं, वहाँ तो मैं खुद से ही गया था, वहाँ मूवी नहीं थी। कितनी मूवी आपको नहीं, बना की मिली है? नहीं नहीं, वहाँ तो मैं खुद से ही गया था अच्छा घूमने, लेकिन हाँ मैं वहाँ मेरे ख्याल 2 बार गया हूँ। अच्छा। और इंडिया में क्या पसंद है आपको, कोई जगह पसंद है? इंडिया में मुझे बहुत सारी जगह पसंद है, जैसे मुझे मतलब इधर तो है ही अपना पहाड़ तो उत्तराखंड तो है ही, मतलब उत्तराखंड में नैनीताल के इधर उधर आप कहीं भी निकल जाओ इतना सुंदर है। और जितना ऊपर जाते जाओगे मुक्तेश्वर एक बड़ी सुंदर जगह है। फिर ऊपर की तरफ जाओगे मुनस्यारी एक जगह है, बहुत सुंदर है। तो मैंने एक ट्रैक किया है, वो है मुनस्यारी से मिलम ग्लेशियर तक पैदल 17 दिन आना जाना मिला के। क्यों? अरे वो इतनी सुंदर जगह है, और मिलम ग्लेशियर वो बड़ा इम्पोर्टेंट गांव है वो। अच्छा। मिलम गांव है जहाँ 64 तक, जब तक तिब्बत था, ट्रेड होता था चाइना से। अच्छा। हाँ, तो वहाँ ना जब हम गए थे, मैं तो आज से 15-17 साल पहले गया था, तो वहाँ घर थे बढ़िया सुंदर बने हुए, बट कोई रहता नहीं, क्योंकि जब वो ट्रेड बंद हुआ तो वो सब घर छोड़ के लोग नीचे आ गए। ओह। तो अब कोई नहीं रहता था वहाँ जब हम गए थे। कहाँ, इंडिया में ही था वो एरिया? ऑब्वियसली। तो मुनस्यारी से 7-8-9 दिन पैदल चल के। अरे भाई, सर का एक शो है और करो थिएटर, जल्दी ये आपके शहर में जब भी हो, मैं कहूँगा अगर आप जीवन में एक शो कोई मिस ना करो तो वो और करो थिएटर है। और वो इतना प्यारा शो, इतना फनी शो है, जिसमें सर होते हैं और 2 इनके साथ इनके सह कलाकार होते हैं। इनके जितने सॉन्ग्स हैं जिनके पैसे नहीं मिले हैं शायद ये स्टोरी है उसकी। करेक्ट। क्या है सर और करो थिएटर? और करो थिएटर ऐसा है कि मैंने बहुत सारे नाटकों में गाने लिखे हैं, और बहुत सारे गाने ऐसे भी लिखे हैं जो अपने दोस्तों के लिए, हंसी मजाक के लिए जो लिखे थे, और वो धीरे धीरे वो गाने गायब हो रहे थे। मतलब जो नाटक खत्म हो जाता है, फिर अच्छा। उसके गाने भी खत्म हो जाते हैं। राइट। और जो महफिलों में मैं गा रहा था, तो बहुत सारे लोगों का सजेशन था कि यार इन गानों का कुछ करना चाहिए। और फिर एक दिन जाकिर ने कहा कि इसका शो बनाओ यार, आप इसका शो क्यों नहीं बना रहे हो? तो मुझे लगा हाँ यार, इतने गाने तो हैं मेरे पास कि एक शो बन जाएगा। और मैंने एक ट्रायल के लिए एक शो किया था, जिसमें अपने ही दोस्तों को बुलाया था, और वो सबको बड़ा पसंद आया। और फिर वो चल पड़ा शो। तो फिर कॉम्यून में किया अपना स्पोकन फेस्ट में, उसमें लोगों को बहुत पसंद आया। तो अब उसके शोज हो रहे हैं। और गोवा वाली आपकी एक क्लिप देखी थी मैंने। हाँ, सेरेंडिपिटी फेस्टिवल में मैंने भाई जनता बावली हो रखी थी मैंने। फिर मैं सोचे जा रहा हूँ कब दिल्ली में होगा, कब दिल्ली में होगा। फिर सर का दिल्ली में शो हुआ, मैं कहा भाई आए हाय। हाँ, और सिंगापुर में मैंने 5 शोज किए। अच्छा। हाँ, सिंगापुर में एक थिएटर ग्रुप है, अच्छा, जो कि 10 तक नाम का एक फेस्टिवल करवाता है। ठीक है। हिंदी नाटकों का अच्छा। फेस्टिवल। वाह। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था, आए। और वहाँ 5 शोज किए, और 5 हाउसफुल थे, और बहुत मज़ा आया। मतलब है सर, वो वो जो भी हिंदी स्पीकिंग लोग थे वहाँ सारे ही थे, मुझे लगता है। सिंगापुर में जितने लोग हिंदी बोलते हैं सभी आ गए थे। वाह। तो वो जल्दी करना है और शहरों में हाँ, भी। तो दोस्तों जब भी आपके शहर में हो रहा हो और करो थिएटर, मतलब टिक मार्क लगा लेना कि जिस दिन हो पहली टिकट लो, क्योंकि वो शो देख के आप मजा आ जाएगा। मतलब मैं तो बस यही बोलूंगा, मैंने एक बार देखा और मैं दोबारा वेट करता रहता हूँ। मैं तो इनसे पूछता रहता हूँ कब आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो वो शो। क्योंकि उनको उस दिन मजा ही आ गया। मैं तो एकदम वापस नॉस्टैल्जिया में चले जाता हूँ। बट सर, हाँ, बीच बीच में मैं अपनी जो मैं लेके आया, लिख के लाया हूँ मैं यार, इतना सारा मैं कैसे भूल जाता हूँ। रिसर्च किया हुआ है। एनएसजी में आपकी जब एंट्री हुई, एनएसजी में घुसना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या प्रोसेस, बहुत मुश्किल है क्या प्रोसेस क्या है यार। एनएसडी जाने के लिए हमारे ज़माने में 2 तो टेस्ट होते थे, जो कि 4 सेंटर में होते थे, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और कैलकाटा। ठीक है। तो उसको प्रीलिम्स का
का टेस्ट बोलते थे। तो ठीक है। प्रीलिम्स में एक बेसिक रिटन टेस्ट होगा छोटा सा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जिसमें वो में आपको एक लिस्ट भेजी जाती थी जिसमें 2 मोनोलॉग होंगे और 20 प्लेस की एक लिस्ट होगी, जिसमें से एक आप रेडी करोगे, तैयार करोगे, और एक वो बताएंगे, तो वो डिस्कस होगा प्ले। ओके, हाँ, तो ये प्रीलिम्स है। हो गया। इसमें 4 सेंटर में 20-20 लोग सेलेक्ट होते थे, हो गए, तो 80 लोग हो गए। डन। ये 80 लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा ठीक है, NSD में, जहाँ 4 दिन का एक वर्कशॉप होगी। ठीक है। 4 दिन की वर्कशॉप इज़ लाइक अ एग्ज़ाम। उसमें आपको अलग अलग ग्रुप बना के अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं, सोलो, ये वो, राइटिंग से लेके स्केच बनाने से लेके म्यूज़िक, मेकअप, एवरीथिंग। तो वो 4 दिन का एग्ज़ाम है लगातार, सुबह से रात तक। ठीक है। फिर उन 80 लोगों में से 20 लोग सेलेक्ट होंगे। तो ये हमारे टाइम का था एग्ज़ाम NSD का। अब तो और टफ ही हुआ होगा। अब टफ ही हुआ है मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सीट्स बढ़ गई हैं, 30 या अच्छा। 35 हो गई हैं। वो कंपटीशन भी तो बढ़ गया है। बढ़ गया तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो गया। हाँ, तो हमारे ज़माने में 20 लोग होते थे एक बैच में, तो पूरे स्कूल में 60 लोग, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। वाह यार, आप जब आपको पता चला होगा कि आपका हो गया एकदम ही, आप तो हाँ, क्या हुआ था मतलब? अरे रे रे, वो बहुत मतलब अमेजिंग फीलिंग थी यार वो, कि लगा मतलब बिलीव नहीं हुआ कि हो गया। 20 लोगों में आपका नाम आ सही जाना। बात है, सही बात है। और एक से एक लोग, खगाड़ लोग, मैंने कलकत्ता से Yeah. थिएटर किए हुए, केरला से किए हुए, और जो ऑलरेडी किसी ड्रामा स्कूल से डिग्री लेके आए हैं ऑलरेडी, जैसे BNA से बहुत लोग आते हैं, लखनऊ में भारतेंदु नाटक एकेडमी है, हाँ। केरला में त्रिचूर स्कूल ऑफ ड्रामा है, कलकत्ता में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, वहाँ से बहुत सारा थिएटर किए हुए एक्सपीरियंस लोग आते थे। तो उनके बीच में आपका नाम आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो आप शुरू से ही थिएटर ओरिएंटेड थे? थिएटर नहीं मतलब लिटरेचर ओरिएंटेड? यार पहले तो नहीं था ऑब्वियसली, जब से लेकिन मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मैंने 11th क्लास में अराउंड ज्वाइन कर लिया था ग्रुप, हाँ। तब से मैं लेकिन फिर पढ़ने लगा, बहुत सारे नाटक करने भी लगा और पढ़ने भी लगा। तो मैंने नैनीताल में लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली थी, तो वहाँ जितने नाटक थे वो ला के मैं पढ़ता रहता था, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। आई थिंक वो सबकॉन्शियसली बहुत हाँ, सारी चीजें आ गई हाँ। ना। तो मैं कर रहा था साइंस से ग्रेजुएशन, लेकिन पढ़ रहा था नाटक। डेडली कॉम्बिनेशन। तो सर, अगर कोई बंदा रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कम हो गई है, मतलब बहुत मुश्किल मेरे हो लिए गया भी है। अब तक, मतलब मैं भी पहले बहुत पढ़ता, लेकिन ऐसे वो फेस थोड़ा सा ऐसे जा रहा है वो ना। क्या करना चाहिए उसको? कैसे शुरू करे दोबारा? यार बड़ा ही, मैं सच ईमानदारी से बताऊं, मेरे लिए ही मुश्किल हो रहा है ना? इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, राइट। इतना मतलब वो, ये रील्स तो पागल कर देगा आदमी को। ये रील्स कोई कैसे छोड़े? तो रोज रात को वो, तो मेरे को ना, मैंने अभी एक कॉन्शियस डिसीजन, पहले क्या होता था कि मैं बिना पढ़े सो नहीं पाता था। ठीक है। मैं चाहे 4 पन्ने पढूं, हाँ। और मेरे को पढ़ते पढ़ते ही नींद आती थी, और मैं फिर मैंने हमेशा हर घर में अपने हाथ के पास वो रखा है स्विच, ताकि ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे बंद किया और सो गए। हाँ। लेकिन पिछले मैंने रियलाइज़ किया कि 3-4 साल से मेरा वो जा रहा है। हाँ। मैं फ़ोन, पहले मैं अपने आप को धोखा देने के लिए कहता था मैं तो फ़ोन पे पढ़ लूँगा, मैं तो फ़ोन iPad पर पढ़ रहा हूँ मैं तो। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ, कुछ और ही चल रहा है। ये कुछ और ही चल रहा है। मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा यार ये तो गलत है। तो अभी कुछ 2-3 महीने पहले, क्योंकि वो भी अब वो आदत छूटी तो वो भी दूर हो गया स्विच। अच्छा। हाँ। तो मैंने अभी एक लैंप खरीदा जो केवल ऐसे करके ऑन हो जाता है, और तो मैंने कहा ये बिल्कुल बेड के बगल में रहेगा, किताब मैं बिल्कुल एक पॉइंट के बाद फ़ोन दूर रख देता हूँ। और कॉन्शियसली अभी मैंने वो फिर से आदत वापस लाने की कोशिश की है। तो है तो बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन करना पड़ेगा। बेसिक 3 कोई बताओ ना, कोई अच्छे से नाटक, बुक्स जो एक इजी
हैबिट डेवलप कर पाए किसी रीडर की? यार स्टार्ट के लिए तो फिर थोड़ा इजी रीड ही होना चाहिए, जिसमें थोड़ा मज़ा भी है। जैसे मैं सबसे इजी और सबसे है इजी लेकिन बहुत गहरा साहित्य है परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी की परसाई। कहानियाँ आप पढ़ना शुरू करें, शरद जोशी की कहानियाँ पढ़ना शुरू करें, तो वो बहुत मज़ेदार भी हैं और बहुत इजी भी हैं। तो उससे आप शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको लिटरेचर और बाकी चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का है तो आप राग दरबारी पे आएँ, ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ा गंभीर लिटरेचर की तरफ आप आ सकते हैं। कहानियाँ हो गई और चेखव की कहानियाँ हैं जो बहुत ही मज़ेदार है, छोटी छोटी होती है, हिंदी इंग्लिश सब ट्रांसलेशन मिलते हैं आज, जो जिसकी जो भाषा है, बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ है चेखव की, अच्छा। छोटी 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 और बहुत फन है। रोयल डाल की कहानियाँ हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। सत्यजीत रे की कहानियाँ, क्या कहानियाँ हैं सत्यजीत रे की, वो जितने बड़े फिल्म मेकर थे उससे मतलब उतने ही बड़े वो कहानीकार हैं। ऐसी कहानियाँ मैं कह रहा हूँ, आपने 10 लाइन पढ़ ली तो आप छोड़ नहीं पाओगे। अच्छा। और सब ट्विस्टेड थ्रिल एज अ डिटेक्टिव, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। मतलब ओह, वो तो पढ़नी चाहिए। सत्यजीत रे की कहानियाँ तो मेरी फेवरेट है। एक उनकी बुक है इंडिगो, अच्छा। वो ज़रूर पढ़िए आप, उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ है और एक इंडिगो नाम की कहानी है। ओह हो, ब्रिलियंट स्टोरी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा बोरिंग पूरा एकदम, हाँ, वो पकड़ के रखेंगे आपको। अरे मज़ा आ जाएगा आपको कि ओ क्या पढ़ लिया। वाह। आपने ये पता है ना हमको, ईटी जो कहानी है, कौन सी? ईटी जो फिल्म है हाँ, स्पीलबर्ग की, हाँ। वो तो सत्यजीत रे की कहानी है ना। अच्छा। अरे उसमें अब नाम आता है, आप देखिए, अरे, उन्हीं की स्टोरी पे बेस्ड है वो। इंस्पिरेशनल, हाँ। मतलब इंस्पिरेशन लेके। हाँ नहीं वही कहानी उन्हीं की है। अच्छा, वो अडेप्टेशन ही है पूरी। वो बहुत, उसमें बहुत कुछ है, इंटरनेट पे आप देखिए, आपको पता चलेगा उसके पीछे का पॉलिटिक्स, बट कहानी सत्यजीत रे की है वो। वाह हम्म। वाह। सर एक चीज बताओ आप मेरे को, अभी जैसे आपने बहुत सारी मूवीज की है, एक मूवी जो मैंने आपको बहुत बार बोली हुई है, जो आप ज्यादा डिस्कस नहीं करते हो, उस मूवी का नाम है तेरे नाम। हाँ। जिसमें आपका एक बहुत ही कल्ट डायलॉग था, आपको पता ही होगा। कि पहले मैंने उसे रस कहा, हाँ। फिर गुल कहा, फिर ले कहा, फिर जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ। आप इसका ज्यादा ना, मतलब आप डिस्कशन नहीं करते हो इस मूवी के बारे में, ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट में ना। क्या रीजन है? क्योंकि साले यही तो रीजन, यही तो नहीं करना था। सिर्फ इसमें बकचोदी क्या करता है? नहीं, अब मेरे को लगता है कि वो बहुत, एक तो बहुत पुरानी बात हो बहुत गई पुरानी है ना, और वो अब मतलब वो अब कल्ट हो गई एक्चुअली। हाँ, वो ना, ये आफ्टर द मीम कल्चर वो फिर से रीसरफेस हुई है। हाँ, वो कुछ मूवीज ऐसी होती है ना, हाँ। 10 साल बाद बनती है। हाँ करेक्ट। तो हाँ, मतलब वो था, मजेदार था वो सब काम करना। अगेन ये क्वेश्चन इनका अगले पॉडकास्ट के लिए शिफ्ट हो गया है कि सर मैंने आपके 4 पॉडकास्ट देखे, इवन एक में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, आपने टाल दिया। आपने टाल दिया था, अगले में लेके जाते हैं। कुल्लू मेरे को बता रहा था, कुल्लू आया था, कुल्लू बोलता कि यार गोपाल जी की ना, वो रील भी डाली थी हमने कि गोपाल जी का क्या, जब उन्हें जो पैसे मिल जाते हैं ना जिस प्रोजेक्ट के, वो उसको भूल जाते हैं, फिर वो अगले पे चले जाते हैं। कह रहा था एक बार मैं उनका गाना गा रहा था तो गोपाल जी आए, बोले यार सुना सुना सा लग रहा है ये। तो मैंने बोला गोपाल जी आप ही ने लिखा है? अच्छा पैसे मिल गए होंगे ना। रील देखी थी आपने? तो ये मैं, हाँ देखी थी ये, मैं उन लोगों से बोलता था कि जिस काम के पैसे मिल जाते वो मैं भूल जाता हूँ। वाह। इसलिए थिएटर के पूरे डायलॉग, पूरे प्लेज याद हैं, क्योंकि पैसे मिले नहीं कभी। होता है क्या थिएटर में पैसे कम मिलते हैं? या कम? अच्छा सॉरी, कह रहे वो द वीक दैट वाज़न्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि थिएटर में पैसे थे ही नहीं। हाँ, लेकिन थिएटर दूसरी चीजें देता है जो स्किल सेट डेवलप कर देता है, कॉन्फिडेंस सर मुझे लगता है बहुत डेवलप कर देता है। जैसे जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया ना, हाँ मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ऐसे ही रहता था, हमेशा फटी रहती थी, मतलब क्यों फटी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ। फटी रहती थी। हाँ। जब स्टैंड अप शुरू किया मैं कहा यार पावर तो है स्टेज पे, आपके पास आ जाती है पावर अंदर से ना, और वो पावर फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में हर जगह दिखनी होती है। और मैं थिएटर एक तरह से लैब है एक्चुअली। हाँ।
जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विद योर थॉट्स एंड आइडियाज़। ओके। तो वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है वो कि आप चाहे अपना एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने आप पे, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपना स्पीच, अपना अपीयरेंस, उस पे आप वो टेस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है थिएटर तो स्कूल में एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, एग्री। ताकि हर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो कि कल को उसको किसी मौके पे माइक पकड़ा दिया जाए फटे ना, तो वो घबराए ना। मेरे तो 2 आइडिया है। एक तो मुझे लगता है कि थिएटर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है स्कूल्स में, हालांकि थोड़ा थिएटर और एजुकेशन वाली बात है, गंभीर बात है, लेकिन मेरा कहना है कि थिएटर एज ए टूल यूज़ होना चाहिए फॉर एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है साइंस का, ठीक है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, वो अगर मैं उसका एक प्ले बना के समझाऊंगा ना, तो वो बच्चों को कभी नहीं भूलेगा। राइट। वो परफॉर्म भी करेंगे, उनको सब उसकी डिटेल भी याद रहेगी और मज़ा भी आएगा। तो मुझे लगता है थिएटर एज अ टूल यूज़ होना चाहिए स्कूल्स में। बहुत मतलब ये तो बहुत ही बड़ा विजनरी वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ, फर्स्ट थॉट तो हो ही सकता है। सेकंड थॉट तो ऑब्वियसली उसकी लेयर 2 है कि जब सब थिएटर में इतने ज़्यादा इंट्रीग हो चुके हैं कि अब उसके ऊपर हम कोई भी लेयर ऐड कर दे। वाह। तो ये है बात। तो सर कितना पैसा लगेगा ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, जो नहीं आप नहीं, ऐसा ये बहुत छोटे में हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा टीचर्स को ही इनिशिएट करने की बात है। अगर वही मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने पूरा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, अच्छा, उसका एक प्ले बनाया हुआ है कि कौन खाना जाते ही कौन सा एंजाइम आता है। अच्छा, क्या, हाँ। अरे भैया, तो वो टीचर को ही करना है, सिंपल उसका नाटक बनाना है। और फिर वो अगर आप एक एंजाइम को एक कैरेक्टर बना दोगे तो उसको परफॉर्म करने में मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा, बच्चों को याद भी रहेगा। तो ये तो है। हम मुझे भी याद आ रहा है, हम ना फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, आपको याद है? बॉम्बे में मिले थे। बॉम्बे में कहाँ मिले थे? क्रिकेट खेलते हुए? नहीं, उससे पहले मिले थे जाकिर के घर पे। हाँ, जो बैंड्रा वाला घर था, हाँ, फर्स्ट फ्लोर वाला। हाँ, 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 मैं आया था और आप बैठे हुए थे, अंकुर तिवारी थे, हाँ, और जाकिर था, और आई थिंक विश्वास था शायद, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, तब हाँ, मिले थे। ओके। बट आई थिंक आप उससे पहले से मेरे को देख चुके थे, हाँ, है ना? हाँ, आपने मेरे को, हाँ। क्योंकि तब भी आप मेरे को जानते थे, और मेरी Correct. फट गई, मैं घुसा, मैं कहा गोपाल सर, क्योंकि आपके तो मेरे को ना बहुत सारे, एक टीवीएफ के तो बहुत सारे ऐसे रोल थे जो मेरे को लगते थे। एक तो वो कौन सी थी, पिक्चर्स में तो ऑब्वियसली पिक्चर्स से आई थिंक शुरू हुई थी आपकी जर्नी, जहाँ तक मुझे लगता है, टीवीएफ के साथ। हाँ, लेकिन उसके बाद 1-2 कल्ट आए थे, एक मुन्ना भाई एमबीबीएस का, हाँ, जो बैचलर्स, वो सीरीज है बैचलर्स। वो उसमें मुन्ना भाई वाले में तो मैं एकदम फ्लिप हो गया था, क्योंकि वो डायलॉग थोड़े से ऑब्वियसली थोड़े गाली गलौज वाले, लेकिन हाँ, वो जब वो मांगता उससे नारियल पानी, हाँ। मैं लिंक दे दूंगा गाइस, क्योंकि मैं अगर करेक्टर में आया या सर को लाया तो बहुत ही हाँ, आप लोग देख ले उसको जाके, वो बेटर रहेगा। वो बहुत ही सही था। हाँ, बट सर ये 2014-15 में, मतलब मुझे लगता है एक गोल्डन पीरियड आया जो प्रॉपर एक्टर्स थे उनके लिए, बिकॉज वो सडनली मेन स्ट्रीम में आ गए। मतलब उससे पहले वो थिएटर करते थे, मूवीज में ऑब्वियसली वो कमर्शियली उनको इतना वो दे नहीं पा रही थी मूवी, क्योंकि फेस की रीच कम थी। लेकिन जब 2014-15 में AIB, TVF, बहुत सारी वेब सीरीज आने लग गई है, पूरा ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ, तब मुझे लगा कि एकदम गोल्डन पीरियड टाइप शुरू हुआ है ना? हाँ, मतलब उसमें एक तो इतनी नई नई चीजें हो रही थी ना, नए नए कॉन्सेप्ट्स जो आप सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, और ये बैचलर्स वाला क्रेजी आइडिया है। मतलब इतना मजा आया था वो करने में। या AIB के जो सारे वीडियोस थे, ऑनेस्ट सीरीज जो थी, वो करने में इतना, वो एकदम ही अलग चीज थी ना। तो बहुत मजा आया था। और बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए ना, कि YouTube वीडियोस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर सीरीज भी बनने लगी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था
पीरियड। जैसे अभी मैं मुंबई जाता रहता हूँ, आप भी आई थिंक वो जो अपना अंधेरी वेस्ट है वो उस एरिया में आप घूमे तो होंगे ही ऑब्वियसली। मैं अंधेरी वेस्ट में ही रहता हूँ। तो मैंने देखा है अभी बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे अब काम की तलाश में वही है, मतलब ना। तो जो बंदा दिल्ली से जा रहा है, कहीं छोटे शहर से जा रहा है, नैनीताल से जा रहा है, वो क्या 3 चीजें ध्यान में रखे कि भैया ये तो तुझे करनी ही पड़ेगी टू गेट इनटू द इंडस्ट्री? यार मुझे तो लगता है कि हमेशा ही मतलब कि आपकी अपनी प्रिपरेशन वो आपको करनी पड़ेगी। वो प्रिपरेशन है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपको ताकत देगा टिके रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप जो भी करने आ रहे हो उसकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। वो आधी अधूरी होगी तो वो आपका कॉन्फिडेंस हिला देगी। आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा तो फिर वहीं सारी गड़बड़ है। वो कॉन्फिडेंस हिलेगा तो आप खुद टिक नहीं पाओगे, क्योंकि तो अपनी तैयारी इतनी तगड़ी रखो कि आपको कोई हिला ना सके। चाहे आप राइटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे एक्टिंग के लिए जा रहे हो, चाहे डायरेक्शन के लिए जा रहे हो, उससे पहले जो भी तैयारी है, उसकी पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, वो करना ही पड़ेगा आपको। और आपको लगता है कि अब मुंबई जाना इम्पोर्टेंट है? अभी तो पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि आप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रही हैं चीज़ें। बहुत सारे हमारे एक्टर दोस्त हैं जो अब, जैसे राजेश तेलंग हमारे सीनियर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। फिर ऐसे और बहुत सारे आदिल, वो भी हमारे सीनियर हैं, वो भी दिल्ली रहते हैं। ऐसे बड़े सारे और भी एक्टर्स हैं जो कोई पूना रहते हैं, कोई गोवा रहते हैं। तो धीरे धीरे हो रही हैं चीज़ें डिसेंट्रलाइज, और जो कि होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उससे एक अलग विजन, एक अलग कहानी। नहीं तो क्या होता है एक जगह फिर वो वही सेम थॉट निकले। हाँ, सेम थॉट, और जो वहाँ जो लोग हैं वो थॉट भी डिक्टेट करते हैं। अच्छा। जाने अनजाने। हाँ, मतलब यही चलता है। हाँ, कि यही चलता है वाला। हाँ। कि अरे यार वो चल रहा है, बट आप वहाँ से थोड़ा दूर हो ना तो आपका एक इंडिविजुअलिटी ऑफ थॉट भी बनी रहती है कि आपके ऊपर कोई ये नहीं है कि अरे ऐसा नहीं चलता कहने वाला। अगर आपको कन्विक्शन है कि ये चलता है, इसीलिए जो दूसरी जगह सिनेमा बन रहा होता है ना, वो बड़ा अलग होता है। फट जाती है भाई। हाँ, जो रीजनल सिनेमा है वो बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो वही है कि डिसेंट्रलाइज्ड है ना थोड़ा सा। थिएटर आपका जो थॉट है वो इंटैक्ट है, ओरिजिनल है। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं सर अभी? कोई तो आई नो आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हो फ्यूचर के बारे में। मतलब जो चल रहे हैं, जो अभी शूट हो चुके हैं, वो तो आएंगे ही। कोई एक नया वो प्ले कर रहे हो आप? ऐसा नया क्या बोलते हैं उसे? नया नहीं, लेकिन मैं 2 प्लेस कर रहा हूँ। एक तो मेरा अपना शो है और करो थिएटर, वो तो चल ही रहा है। वो तो लेकिन उसके अलावा मैं 2 पुराने, मतलब वो बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। एक तो पार्क है, मानव कौल का लिखा हुआ, डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें मैं, सुमित व्यास और सुब्रज्योति बराट हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है राइटिंग वाइज, बहुत ही मज़ेदार। उसको डायरेक्ट कौन करता है? मानव ने किया। मानव ने ही लिखा है, मानव कौल ने ही डायरेक्ट किया है। और बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है जगह की समस्या को लेकर, और कैसा बिजार जगह की लड़ाई कितनी बिजार हो सकती है। और मज़े की बात है कि बहुत ऊपरी तौर पर देखने में बहुत फन प्ले है, आपको हर दूसरी लाइन पे हंसी आएगी, लेकिन अंदर बहुत गहरी बात है ये। मतलब मानव की राइटिंग जो है, उस मुझे लगता है इस नाटक में वो पीक पे है। मतलब और मानव बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं मानव ने, और बहुत लिख भी रहे हैं, लेकिन ये प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं करता भी हूँ ये प्ले। और दूसरा एक प्ले है जो मैं, जिसके शोज अभी हम कर रहे हैं, उसका नाम है कौमुदी। तो वो अभिषेक मजूमदार, एक बेंगलोर के राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा है और डायरेक्ट किया है। अच्छा। जो कि ज़बरदस्त पीस ऑफ राइटिंग है। मतलब इतना इन डेप्थ, वो मतलब जो भी वो नाटक देखता है वो अभिभूत हो जाता है। ये है शब्द, अभिभूत। तो वो जो मेस्मराइज, इंग्लिश यही है ना? हाँ, मेस्मराइज्ड, मतलब उसमें ऐसी ऐसी लाइंस हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा।
कि वो जब भी आपके शहर में कभी भी आए वो नाटक मत मिस कीजिए। और उसमें कुमुद मिश्रा हैं, मैं हूँ, शुभ्रज्योति बराट हैं अगेन, और एक संदीप शिखर हैं बेंगलोर के एक्टर। तो 4 लोगों का है, बट बहुत सुपर नाटक है। मतलब इस वक्त का मुझे लगता है हिंदी का बेस्ट रिटन प्ले है वो। कॉमेडी और द पार्क। पार्क। वाह। तो गाइस पता बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है थिएटर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्सपीरियंस है। मतलब इट्स नॉट लाइक अ मूवी। मूवी में ऑब्वियसली 2D चल रहा है, सामने चल रहा है, आप कुछ भी कर लो। थिएटर में आप अगर कुछ हिलोगे भी ना, उनको पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है। वो चेंज करेंगे उस हिसाब से। जैसे जब तालियां बजती हैं तो उस हिसाब से उनकी डायलॉग डिलीवरी चेंज हो जाती है इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। करेक्ट। जैसे स्टैंड अप में होता है हमारे। करेक्ट। क्योंकि और नाटक हर दिन अलग होता है। हर दिन अलग होता है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो अलग है, वो भी बना रही है नाटक को। हाँ। और नाटक कभी एक्टर्स नहीं बनाते। नाटक क्या है कि एक्टर्स कुछ शब्द देते हैं, उन शब्दों से ऑडियंस चित्र बनाती है। ओह वाह। तो एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में कहीं नाटक घट रहा होता है। सही बात है। तो हर रोज ऑडियंस अलग है तो नाटक भी अलग है। वाह। थैंक यू सो मच गोपाल सर, बहुत मजा आया मेरे को। तो मतलब एक तो मैं, ये तो मुझे लगता है सिर्फ मैं ना पॉडकास्ट सच में मेरे से बहाने ही होते हैं। मतलब मुद्दा ये है ना यार, किसी बंदे से 1.5 घंटा हाँ बिना मोबाइल के। करेक्ट। वो सोच रहे हो मतलब मैं कितना खुश नसीब हो जाता हूँ ये इकोसिस्टम बना के। वरना कब होगा? हाँ नहीं हो सकता। 1.5 घंटा नहीं हो सकता। 1.5 घंटा मतलब 10-15 मिनट बैठे अपने अपने फिर कर लो। फोन देके हाँ, काम पे निकले। तो 1.5 घंटा मैं कहा भाई और क्या चाहिए। ये तो बहाना है कि ठीक है चलो पॉडकास्ट हो गया और जनता को बातें मिल गई। जनता को बहुत, क्योंकि जो आप बात बता रहे हो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग उतनी लेवल ऑफ परसिवरेंस और उतनी लेवल ऑफ थिएटर की नॉलेज रखते हैं। बहुत मतलब कम है अब दुनिया में जो इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व रखते हैं। बट थैंक यू सो मच गोपाल सर, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मज़ा आया। आई होप आपका जो आप कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें करते रहो और बहुत सारे जो आपके नई वो हैं वेंचर्स जो वेंचर्स हैं उसमें मचाते रहो। और अपन तो क्रिकेट खेलते ही रहेंगे, हम मिलेंगे। अभी तो हमारा मैच है तो अभी मैच है भाई हमारा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत ही मज़ा आया और जल्दी सीजन 2 में फिर से आऊंगा। थैंक यू सर। चलो थैंक यू गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।